चीन की तारीफ और बाइडेन पर वार। क्या ये कूटनीति है या सत्ता का बुखार? ईरान की घेराबंदी और बोइंग का व्यापार, ट्रंप का ये कैसा नया दोगला अवतार? दुश्मन के सुर में सुर मिलाकर क्या फिर अमेरिका को महान बनाएंगे ट्रंप? क्या दुनिया दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच कोई गुप्त समझौता कर रही है, या ये महज सत्ता हथियाने के लिए रचा गया एक अंतरराष्ट्रीय स्वांग है? जब डोनाल्ड ट्रंप सरेआम चीनी राष्ट्रपति के उस बयान का समर्थन करते हैं जिसमें अमेरिका को बर्बाद बताया गया, तो सवाल उठना लाजमी है कि ये देशभक्ति है या फिर अपने ही देश को नीचा दिखाकर राजनीति चमकाने का एक नया पैतरा। बाइडेन को कोसने से लेकर बीजिंग यानी जिनपिंग की तारीफों के पुल बांधने तक, और ईरान की सैन्य नब्ज दबाने से लेकर बोइंग के अरबों के सौदे तक, क्या ट्रंप वाकई ही एक मसीहा बनकर उभरे हैं, या फिर वो कूटनीति की आड़ में एक ऐसा दोहरा खेल खेल रहे हैं जिसकी हकीकत समझना फिलहाल दुनिया के बस की बात तो नहीं है? आखिर इस दोस्ती और दुश्मनी के पीछे का असली खेल है क्या? आज इसी बात को समझेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। राजनीति के अखाड़े में गिरगिट की तरह रंग बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब बात डोनाल्ड ट्रंप की हो तो ये रंगबाजी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक तमाशा बन जाती है। कभी चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताने वाले ट्रंप आज उसी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। ये वही ट्रंप है जो कल तक चीन के नाम पर आग उगला करते थे, लेकिन अब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्हें शी जिनपिंग का वो बयान 100% सही लगने लगा जिसमें अमेरिका को उन्होंने एक ढलता हुआ देश बताया था। अपने ट्रुथ सोशल वाली चौपाल पर ट्रंप ने जो राग अलापा है वो ना केवल जो बाइडेन पर एक तीखा हमला है, बल्कि ट्रंप के उस दोहरे चरित्र को भी उजागर करता है जहां वो अपनी सुविधा के अनुसार विदेशी नीतियों के बयानों को ढाल बना लेते हैं। ट्रंप का यह दावा है कि बाइडेन के 4 साल के कार्यकाल ने अमेरिका को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल उनकी सोची समझी चुनावी बिसात का हिस्सा लग रहा है। वो कहते हैं कि जिनपिंग ने जब अमेरिका के पतन की बात की थी तो उनका इशारा बाइडेन प्रशासन की उन नीतियों की तरफ था जिसने देश की कमर तोड़ दी थी। खुली सीमाओं से लेकर ऊंचे टैक्स और समावेशी नीतियों से लेकर खेल के मैदानों तक ट्रंप ने बाइडेन शासन को हर मोर्चे पर विफल बताया। लेकिन मजेदार बात यह है कि जैसे ही बात उनके खुद के पिछले 16 महीनों के कथित सुधार पर आती है, ट्रंप का स्वर अचानक बदल जाता है। वो बड़े गर्व से कहते हैं कि जिनपिंग ने उन्हें रिकॉर्ड तोड़ शेयर बाजार और बढ़ती नौकरियों के लिए बधाई दे दी है। ये विरोधाभास साफ झलकता है। अपने मियां मिट्ठू कहते हैं इसे। एक तरफ वो बाइडेन के अमेरिका को कमजोर बताकर चीनी दावों का समर्थन करते हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप को एक ऐसे मसीहा के रूप में पेश करते हैं जिनके आगे चीन भी नतमस्तक है। ट्रंप का ये दाव दरअसल एक ऐसी सोची समझी बिसात है जिसमें वो चीन और ईरान जैसे देशों के प्रति अपने पुराने रुख को ढाल बनाकर बाइडेन प्रशासन पर निशाना साध रहे हैं। एक तरफ वो जिनपिंग के तंज को बाइडेन की विफलता बताकर स्वीकार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपनी सैन्य
ताकत का खौफ दिखाकर ईरान और वेनेजुएला को किनारे लगाने का दावा भी कर रहे हैं। ये कैसा विरोधाभास है? ये विरोधाभास कूटनीति उनके समर्थन को लुभाने और विरोधियों को घेरने का एक बड़ा राजनीतिक पैतरा नजर आती है, क्योंकि ट्रंप का यह दाव दरअसल एक ऐसी सोची समझी बिसात है जिसमें वो चीन और ईरान जैसे देशों के प्रति अपने पुराने रुख को ढाल बनाकर बाइडेन प्रशासन पर निशाना साध रहे हैं। ये तो पूरी दुनिया जानती है। एक तरफ वो जिनपिंग को तंज को बाइडेन की विफलता बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपनी सैन्य ताकत का खौफ दिखा रहे हैं। ट्रंप की इस बयानबाजी का सबसे दिलचस्प पहलू ये क्रेडिट वॉर है, जिसे वो बड़ी चतुराई से चीन के साथ जोड़ रहे हैं। वो जनता के सामने ये तस्वीर पेश करना चाहते हैं कि बाइडेन के दौर में अमेरिका दुनिया की नजरों में एक लाचार और पतनशील राष्ट्र था, लेकिन ट्रंप के आते ही फिजाएं बदल गई, अमेरिका की फिजाएं बदल गई, सब कुछ बदलता चला गया। शेयर बाजार के रिकॉर्ड ऊंचाई और विदेशी निवेश के आंकड़ों को वो अपनी व्यक्तिगत जीत बता रहे हैं। यहां तक कि वो ये दावा करने से भी नहीं चूके कि शी जिनपिंग जैसा सख्त नेता जो अमेरिका को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, उसने खुद ट्रंप को उनकी आर्थिक सफलताओं के लिए फोन पर बधाई भी दे दी है। ये कहानी ट्रंप की उस सुपरमैन वाली छवि को हवा दे रही है, जहां वो खुद को दुनिया के सबसे ताकतवर तानाशाह के बीच एकमात्र सम्मानित अमेरिकी नेता के रूप में पेश करते। ट्रंप की इस पूरी रणनीति को अगर एक धागे में पिरोकर देखा जाए ना, तो ये साफ हो जाता है कि वो वैश्विक राजनीति के बैड बॉय वाली छवि को अब एक अल्टीमेट डील मेकर के रूप में तब्दील कर रहे हैं। बीजिंग के गलियारों में जिनपिंग के साथ उनकी ये जुगलबंदी केवल एक मुलाकात नहीं, बल्कि बाइडेन प्रशासन के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा है। ट्रंप ने जिस तरीके से ईरान को हथियार की सप्लाई रुकवाने का दावा किया और बदले में बोइंग के विमानों का सौदा पक्का किया, वो दिखा रहा है कि उनके लिए कूटनीति किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन से कम नहीं है। क्योंकि ये बात आप सभी जानते हैं कि ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले एक बिजनेसमैन है, तो कहीं ना कहीं ये चीज उनके राष्ट्रपति बनने के बाद भी झलकती है। वो कहीं ना कहीं बिजनेस माइंडेड है। मुझे लगता है इस बात से आप भी सहमत हो, क्योंकि वो हर चीज एक डील की तरह करते हैं। उनके लिए हर चीज एक डील है। वो एक हाथ से ईरान की सैन्य नब्ज दबा रहे हैं, तो दूसरे हाथ से चीन की झोली में अमेरिकी टेक्निक और तेल के सौदे डाल रहे हैं, जिससे ये साफ है कि उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति अब ट्रंप फर्स्ट के चश्मे से देखी जा रही है। इस सियासी ड्रामे का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब हम चीन और ईरान के बीच के उस इश्क को देखते हैं जिसे ट्रंप ने अपनी शर्तों पर तोड़ने का दम भरा है। बिल्कुल, ईरान का 90% तेल चीन को जाना और चीन का ईरान को हथियारों से लेस कर देना दशकों पुराना एक ऐसा सुरक्षा कवच था जिसे कोई अमेरिकी राष्ट्रपति हिला नहीं पाया। लेकिन ट्रंप का ये दावा कि जिनपिंग उनके एक कहने पर ईरान को सैन्य उपकरण देना बंद कर देंगे, या तो उनकी असाधारणता कूटनीतिक जीत है, या फिर एक ऐसा सफेद झूठ जिसका पर्दाफाश होते ही अमेरिका की साख मिट्टी में मिल सकती है। फिर भी ट्रंप इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिकी जनता को नौकरियां और दुश्मनों की हार की कहानियां सबसे ज्यादा पसंद है। यही नहीं, बोइंग के विमानों का वो 200 का आंकड़ा जो खुद बोइंग की उम्मीदों से भी ज्यादा है, ट्रंप की उस पुरानी आदत को पुख्ता करता है, जहां वो आंकड़ों को इतना बड़ा कर देते हैं कि विरोधी भी एक बार दंग रह जाए। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का इस पर मोहर लगाना और बोइंग के सीईओ का ट्रंप के साथ चीन की गलियों में घूमना ये बता रहा है कि अमेरिकी कॉरपोरेट जगत में अब ट्रंप के पीछे खड़ा हो चुका है। ट्रंप ये संदेश देने में सफल रहे हैं कि बाइडेन के 4 साल में जो अमेरिका ढलता हुआ महसूस हो रहा था, वो दरअसल उनकी वापसी का इंतजार कर रहा था, ताकि फिर से दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सके। खैर, आप
इस मुद्दे पर सबसे पहले देखिए हमारी सहयोगी नैना यादव की एक विशेष रिपोर्ट। जेडी वेंस का कहना है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता, ये अमेरिका की तकनीक होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, हॉर्मुज में ईरान को एक और जहाज पर कब्जे की खबर है। बड़ी खबर, तो बड़ी खबर, हॉर्मुज में ईरान के एक और जहाज पर कब्जे की खबर है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बड़ी जानकारी दी है। फुजैराह के पास में जहाज पर कुछ अज्ञात लोग चढ़े हुए हैं। ये जानकारी है ईरान की ओर जहाज को जाने पर मजबूर किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस की तरफ से जानकारी है फुजैराह के पास में कुछ जहाज हैं जिन पर कुछ अज्ञात लोगों की चढ़ने की खबर है और ईरान की तरफ ये जहाज आगे बढ़ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी ये कि क्या ईरान के एक और जहाज पर कब्जा एक तरह से किया जा रहा है हॉर्मुज में, ये बड़ी जानकारी है। आखिर कौन है ये लोग, ईरान की ओर जहाज को जाने पर मजबूर आखिर क्यों किया जा रहा है, ये बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। यूके मैरीटाइम की तरफ से ये खबर सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के हॉर्मुज पर शिकंजे से पूरी दुनिया परेशान है। कई देशों को एनर्जी सप्लाई नहीं मिल पा रही, जिस वजह से वो अब टेंशन में है और खाड़ी देश भी अब परेशान है क्योंकि वो तेल और गैस बेच नहीं पा रहे, साथ ही उन तक जरूरी सामानों की सप्लाई भी नहीं हो पा रही, लिहाजा वहां पर महंगाई बढ़ रही है। अब अरब देशों ने मिलकर एक सड़क मार्ग को हॉर्मुज के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। इस बारे में भी आइए आपको बता देते हैं कि कैसे विकल्प की तैयारी एक तरह से की जा रही है। अब देखिए, समंदर के रास्ते को प्रभावित एक तरफ ईरान ने किया तो उसके बाद यूएई, सऊदी अरब और ओमान ने उसका विकल्प ढूंढा। विकल्प सड़क के माध्यम से, समंदर का विकल्प है सड़क मार्ग। रोजाना यहां से करीब 3,500 ट्रक गुजर रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यूएई के फुजैराह में या खोर फक्कान पोर्ट से बाकायदा सामान लिया जाता है और ये ट्रक उसके बाद में अपने गंतव्य की तरफ बढ़ जाते हैं। ओमान इंटरलिंक के रास्ते सऊदी के लाल सागा पोर्ट तक बाकायदा ये सामान पहुंचाया जा रहा है। अब सऊदी का जो लाल सागर है, लाल सागर पोर्ट से दुनिया भर में ये सामान भेजा जाता है। रास्ता महंगा होने के बावजूद ये रास्ता बहुत सुरक्षित माना जा रहा है क्योंकि ये रास्ता तैयार किया है एक तरह से ओमान, सऊदी अरब और यूएई ने। तो अब तक आपने ये जरूर देख लिया कि कैसे एक सड़क मार्ग को हॉर्मुज के विकल्प के तौर पर पेश किया जाता है। आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर किस किस तरह के एक रेल मार्ग को भी हॉर्मुज का अल्टरनेट बनाने का प्रयास एक तरह से किया जा रहा है। देखिए, ये हॉर्मुज का रेल विकल्प कैसा है, आप पहले इस पूरे मैप को समझिए। ये एक तरफ आप देख रहे हैं यूरोप और खाड़ी के बीच में छोटा सुरक्षित जमीन का रास्ता एक नजर आता है, तुर्की, सीरिया यहाँ पर नजर आ रहा है और यूरोप का एक ही हिस्सा। दूसरी तरफ हॉर्मुज और बाब अल मंडेब जैसे समंदर के जो रास्ते हैं उन पर निर्भरता कम करने की एक तरह से कोशिश है। गल्फ रेलवे रूट को हिजाज रेलवे नेटवर्क के जरिए यूरोप तक विस्तार करने की एक तरह से रणनीति है। ये एक तरह से कहा जाए कि एक सदी पुराने हिजाज रेलवे नेटवर्क की बात है। ये रेलवे लाइन जो है वो ऑटोमन काल की बताई जाती है और ये प्रोजेक्ट अगर आगे बढ़ता है तो तुर्की, सीरिया, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के बीच में एक बड़ा रणनीतिक जमीनी रास्ता तैयार कर सकता है। अब ये जो कॉरिडोर की अगर बात की जाए तो मेडिटेरियन सी को गल्फ रीजन से कनेक्ट करेगा और ग्लोबल ट्रेड रूट्स में बड़ा बदलाव ला सकता है। ये जो पूरा रास्ता होगा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंडेब जैसे जो संवेदनशील बिंदु हैं उनका भी विकल्प बन सकता है। यानी अगर समंदर का तनाव बढ़ा, जिसकी संभावना और भी ज्यादा है, अगर तनाव बढ़ता है तब भी रीजनल ट्रेड और एनर्जी लॉजिस्टिक्स के लिए एक वैकल्पिक लैंड रूट मौजूद रहेगा। कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि सीरिया के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत खास है, बहुत अहम है, क्योंकि इससे उसे मेडिटेरियन पोर्ट तक डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा और रिकंस्ट्रक्शन इकोनॉमी को और भी ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। इसके साथ ही गल्फ रेलवे नेटवर्क से जुड़ने पर पूरे क्षेत्र में ट्रेड, टूरिज्म और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी और भी ज्यादा तेज हो सकती है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं, जैसे युद्ध में तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर या रीजनल राइवलरीज की बात हो या सैंक्शंस की बात हो या फाइनेंसिंग इश्यूज की बात हो,
और इसके साथ ही लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कंसर्न्स की, ये तमाम वो बड़े अहम बिंदु हैं जो चुनौती बनाते हैं, एक तरह से चुनौती मानी जाती है। लेकिन फिर भी अगर हिजाज रेलवे रिवाइव हो जाता है तो ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं होगा, बल्कि मिडिल ईस्ट की नई जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर का ये आधार भी बन सकती है। इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है। आज समंदर की लहरें खामोश नहीं है, बल्कि मौत का पैगाम लिख रही हैं। खाड़ी के पानी में बारूद की ऐसी गंध फैल चुकी है कि बस एक चिंगारी की देरी है और फिर जो होगा वो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब तक ईरान सिर्फ अमेरिका और इजराइल से दो हाथ कर रहा था, लेकिन अब पासा पलट चुका है। नाटो की एंट्री हो चुकी है। नाटो महासचिव का एक बयान आया जिससे तेहरान के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। राजनीति के इस बिसात पर ट्रंप ने खुद को एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर लिया है जो एक ही समय में चीन का दोस्त भी है और उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भी। वो जिनपिंग की तारीफ भी करते हैं और उन्हें अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर भी करते हैं। उनका ये कहना है कि चीन ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा। दरअसल जिनपिंग को दिया गया वो लॉलीपॉप है जिसके बदले उन्होंने ईरान की सैन्य मदद छीन ली है। ये खेल इतना पेचीदा और राजनीतिक रूप से इतना भारी है कि इसने न केवल ईरान को अलग थलग कर दिया, बल्कि बाइडेन की पूरी विदेश नीति को ही सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ट्रंप की इस चीन यात्रा और उनके द्वारा किए गए दावों को यदि गहराई से परखा जाए तो ये साफ हो रहा है कि उनकी विदेश नीति का केंद्र बिंदु हमेशा से व्यापारिक लाभ यानी अमेरिका का लाभ ही रहा है। जिनपिंग के साथ उनकी ये हालिया मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नया संतुलन बनाने की कोशिश तो कर रही, जहां वो चीन को ईरान से दूर करने का दिखावा भी कर रहे हैं और साथ ही अमेरिकी कंपनियों के लिए बड़े ऑर्डर भी सुरक्षित कर रहे हैं। 200 बोइंग विमानों का सौदा और अमेरिकी तेल पर टैरिफ कम करने की चर्चा इसी रणनीति का हिस्सा है। ट्रंप ये संदेश देना चाह रहे हैं कि उनके पास वो पर्सनल केमिस्ट्री है जो बड़े से बड़े वैश्विक संकट को एक बिजनेस डील में बदल कर रख सकती है, भले ही इसके पीछे चीन की अपनी विस्तारवादी मजबूरियां छिपी। ट्रंप की ये पूरी कवायद बाइडेन प्रशासन के पिछले 4 सालों के कामकाज को पूरी तरीके से नकारने और खुद को एक अल्टीमेट क्राइसिस मैनेजर के रूप में पेश करने की है। ईरान की सैन्य मदद रोकने का जिनपिंग का कथित वादा अगर हकीकत में बदला तो ये वैश्विक राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ जरूर होगा। लेकिन अगर ये केवल एक बयानबाजी है, ट्रंप की एक हैगड़ी है, तो अमेरिका की साख को बड़ा धक्का जरूर लगेगा। क्योंकि ट्रंप का तो काम है झूठी झूठी बातें करना, कुछ भी बोल देना, मीडिया के आगे आके कुछ भी बोल देना, ट्रुथ सोशल पर कुछ भी ट्वीट कर देना। लेकिन आप मुझे बताइए अब तक वो कितनी बार सच हुआ है? ट्रंप ने अपनी इस यात्रा से ये साफ कर दिया कि वो वैश्विक मंच का दोबारा उसी अनप्रिडिक्टेबल अंदाज में वापसी कर चुके हैं, जहां दोस्ती और दुश्मनी के मायने केवल अमेरिका के आर्थिक और रणनीतिक हितों के तराजू पर तोले जाते हैं। लेकिन इन सबके बीच हमें ये देखना होगा कि बीजिंग से किए गए ये वादे हकीकत की जमीन पर कितने उतरते हैं या ये महज एक हवा बनाने का जरिया बनकर रह जाते हैं। क्योंकि ट्रंप की आदत आप भी जानते हैं और हम भी। क्या कुछ होने वाला है आगे राजनीति में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में? कमेंट्स करें और जरूर बताएं। बाकी आज की इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है बताएं हमें कमेंट में। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।